मैडम कैमरे की तरफ देखिए ना। सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, नमस्कार एमपी में हम हर बार किसी नए विषय पर अपने मेहमानों के साथ बातचीत करते हैं और ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है जिसमें दर्शक भी हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे सही कैरियर का चुनाव कैसे करें और संगीत के फ़ायदे। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान होंगे, तो आइए आपको अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। पहले हमारे साथ हैं विधानसभा के सहायक मार्शल श्री किशोर महाजन जी। किशोर जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं कैरियर काउंसलर और इग्नू की सलाहकार नीता सक्सेना जी। नीता जी, आपका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद। दर्शकों, हम बातचीत करेंगे सही कैरियर का चुनाव कैसे करें और संगीत के फ़ायदे। इससे पहले हम बात करते हैं आज की तिथि को लेकर के। आज विक्रम संवत 2080 है, चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी है और दिनांक 5 अप्रैल 2024, दिन शुक्रवार है। तो ये तो हुई तिथि की बात। आइए अब इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें, क्या कुछ खास है आज इतिहास में। सन 1479 की बातचीत करें तो सिखों के तीसरे गुरु अमरदास जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। वर्ष 1908 में राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता और भारत के उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम का जन्म हुआ था। उनके जन्म दिवस को समता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ष 1919 में आधुनिक भारत मर्चेंट शिपिंग की शुरुआत हुई थी। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का 5,940 टन का पोत लिबर्टी अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ था। और 1930 की बात करें तो यह दिन भी हमारे लिए खास है। इस दिन महात्मा गांधी अपने समर्थकों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे थे। बात अगर 1940 में आज ही के दिन की करें तो आज के दिन 1940 में भारत स्काउट एंड गाइड की स्थापना हुई थी। वर्ष 1979 भी बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास के पन्नों पर। आज ही के दिन वर्ष 1979 में देश का पहला नौसेना संग्रहालय मुंबई में खुला था। और वर्ष 1993 में सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती का अल्पायु में निधन हो गया था। वर्ष 2008 में पार्वती ओमना कुट्टन फेमिना मिस अवार्ड बनी। और आज के कुछ खास दिवसों की बात करें तो आज जो प्रमुख दिवस हैं उनमें राष्ट्रीय समता दिवस है, राष्ट्रीय बाल दिवस है, समुद्री दिवस है और राष्ट्रीय सामुदायिक दिवस भी आज है। और अब बारी है आज के अगले सेगमेंट की, सुविचार की। तो आइए जानते हैं आज का क्या खास सुविचार है। मित्रता आनंद को दोगुना और दुख को आधा कर देती है। जी हाँ दर्शकों, मित्र अच्छे हों तो वो आपके दुख बांट लेते हैं और आपकी खुशियों में कई गुना ज़्यादा इजाफा कर देते हैं। और आज जैसा कि हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, कैरियर, सही कैरियर का चुनाव कैसे करें और संगीत किस तरह से फ़ायदेमंद, तो लोग पुस्तकों से भी दोस्ती करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। लोग अपने तनाव दूर करने के लिए संगीत से दोस्ती करते हैं, एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम हमारे जो दर्शक हैं जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो हमसे सीधे भी जुड़ सकते हैं। किन नंबरों पर वे हमसे जुड़ सकते हैं, आइए आपको नंबर बता दें, तो प्लीज़ नंबर नोट करिए। हमारे टेलीफोन नंबर है, पहले कोड नंबर नोट कीजिए 0755 और टेलीफोन नंबर है 266-049। हमारा एक टोल फ्री नंबर भी है जिस पर आप सीधे जुड़ सकते हैं। प्लीज़ हमारा टोल फ्री नंबर भी नोट कर लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। कार्यक्रम के दौरान भी ये नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर प्रसारित होते रहेंगे। इन्हें देखकर आप इन पर फ़ोन लगाकर हमारे मेहमानों से बातचीत कर सकते हैं, उनसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे आप अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
और सबसे पहले हम बातचीत करते हैं नीता सक्सेना जी से, जो कि बी हैं, उन्होंने MBA भी किया है, योग में उन्होंने PG डिप्लोमा भी किया है और वो इग्नू में परामर्शदाता हैं और साथ ही वे कैरियर काउंसलर भी हैं। नीता जी, अच्छे कैरियर के लिए साहित्य का, पुस्तकों का अध्ययन जरूरी है। साहित्य का समाज के विकास में क्या योगदान है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा विवेक जी आपने। मैं कहूँगी साहित्य और समाज दोनों साथ साथ चलते हैं, क्योंकि आज के समाज को हम इतिहास के लिए तभी संजो पाएंगे जब आज के समय पे और आज के समाज पे आधारित हम सृजन करेंगे, तभी हम आज के समाज की गतिविधियों को भविष्य में आने वाली जनरेशन को हम वो सब चीज़ें दे पाएंगे। साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे से इसलिए भी जुड़े हैं कि साहित्य हमको बहुमुखी बनाता है। साहित्य की समस्त विधाएं अपने अंदर बहुत सारी संभावनाएं समाहित करके रखती हैं, जो कि हमको विभिन्न दृष्टिकोण से और अलग अलग तरीके से चीज़ों को सोचने समझने की शक्ति भी प्रदान करता है और हमारा मार्गदर्शन भी करता है कि हम साहित्य को शिक्षा में भी ला सकते हैं, कि बच्चों को हमारी चीज़ों के बारे में, हमारे साहित्य के बारे में, उसकी विधाओं के बारे में। और साहित्य क्योंकि हमारी संस्कृति से भी जुड़ता है, तो हम हमारी मूल संस्कृति से, हमारी जड़ों से जुड़ पाएंगे। साहित्य इस तरह से भी हमारा मार्गदर्शन करता है। यदि हम साहित्य को साथ में लेके चलेंगे तो हम हमारी अनंत संभावनाओं को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य हमको धरती और आकाश दोनों से जोड़ने का, हम जुड़ते तो हैं, हमारी उड़ान भले आकाश तक रहती है, मगर साहित्य हमारी जड़ों को मजबूत करके रखता है कि हम जीवन के पथ पर आगे तो बढ़ें, मगर हमारी दिशा भ्रमित ना हो, हम सही दिशा में आगे के पथ पे अग्रसर रहें। बिल्कुल सही कहा नीता जी आपने। साहित्य का, पुस्तकों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है जीवन में। यदि आपको आगे बढ़ना है तो निरंतर अध्ययन जरूरी है, तभी आप सही कैरियर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, सही कैरियर का चुनाव कर सकते हैं। और आइए बातचीत करते हैं। संगीत भी, गीत भी एक ऐसा क्षेत्र है जो लोगों को तनाव से मुक्त करता है, एक नई ऊर्जा का संचार करता है। और संगीत से आजकल तो लोगों के रोगों का इलाज भी हो रहा है। आज हमारे साथ संगीत के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा में सहायक मार्शल किशोर महाजन जी। किशोर जी, संगीत किस तरह से फ़ायदेमंद है? संगीत आदमी को, सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो भी गाता है या बजाता है जी, संगीत से जुड़ा है तो वो एक तो तनाव मुक्त रहता है जी जी, और दूसरा उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे वो अपनी लाइफ को बड़ा आराम से सर्वाइव कर सकता है। और संगीत एक दूसरे से जुड़ने का ही बहुत अच्छा माध्यम है। और संगीत सबसे बड़ी बात है, जीवन को एकदम रिलैक्स करके रखता है। इसलिए मैं चाहूँगा सभी लोग संगीत से जुड़े रहें। जो भी उन्हें गाना है, बजाना है, वो बिल्कुल आत्मा से बजाए, दिल से बजाए। उनको निश्चित ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और जीवन में उनका उसका लाभ होगा। बिल्कुल सही कहा किशोर जी आपने। संगीत लोगों को प्रेरणा देता है। लोग योग भी करते हैं तो उसमें भी संगीत का उपयोग करते हैं। कुछ बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वो रिलैक्स होना चाहते हैं तो वो संगीत सुनते हैं जी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। खेल में अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो भी संगीत सुनता है ना। संगीत के बिना कुछ भी नहीं है जीवन में। सारे तनाव संगीत से दूर हो जाते हैं। नीता जी, एक दौर था जब बेटियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, बेटों को ज़्यादा बढ़ाया जाता था, लेकिन अब वो समय बदल गया है। शिक्षा की बात करें या रोजगार की बात करें, बेटियां आगे आ रही हैं, सफलता के नए मुकाम वो तय कर रही हैं। तो बेटियों को और आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया विकास जी आपने। बेटियों को बहुत आगे बढ़ना चाहिए पढ़ाई और शिक्षा के मामले में, क्योंकि जब एक बच्चा, लड़का पढ़ता है, एक बेटा पढ़ता है, तो वो सिर्फ एक परिवार को संभालता है, मगर जब एक बेटी पढ़ती है, शिक्षा लेती है, तो वो एक साथ दो परिवारों को शिक्षित करती है। तो बेटियों की शिक्षा के मामले में आज के हमारी सरकार ने भी बहुत सारे नए नए आयाम नियोजित किए हैं। और इसके साथ में यहाँ पे विवरण देना चाहूँगी इग्नू का, जहाँ से बहुत सारे पाठ्यक्रम इस तरह के चलाए जाते हैं कि बेटियाँ उस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर के बहुत अच्छे अपने भविष्य में आगे बढ़ सकती हैं, अपने करियर को नियोजित कर सकती हैं। इसमें बच्चियाँ योग की दिशा में आगे जा सकती हैं। और अभी कुछ नए कोर्स आए हैं, जैसे कि बच्चियाँ डिज़ाइनिंग के कोर्स कर सकती हैं। अभी तक डिज़ाइनिंग के नाम पे हम सिर्फ समझते थे ड्रेस डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इससे अलग हटके अब वेब डिज़ाइनिंग भी है, UX UI डिज़ाइनिंग भी है, इंटरेक्टिव डिज़ाइनिंग भी है। तो ये सब ऐसी विधाएं हैं जिसमें आप पढ़ाई करके आप घर से वर्क फ्रॉम होम में अपने परिवार के साथ में को संभालते हुए भी आप अपने भविष्य को नियोजित कर सकती हैं।
एक डिजिटल मार्केटिंग है, एक ऐसा विषय है कि जो आज के समय में जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें प्रवेश लेकर के आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं और अपने जीवन को नया विस्तार देके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। बिल्कुल सही कहा नीता जी आपने कि बेटियों के लिए अब रोजगार के भी बहुत सारे साधन हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम है वो भी उनके लिए बहुत सारे हैं, कई फील्ड आ गई हैं। पहले केवल स्कूलों में पढ़ाने का काम बेटियां महिलाएं करती थी, उसी क्षेत्र में वो आगे आती थी। अब तो पुलिस आरक्षक बनकर भी वो आगे आ रही हैं और भी ऐसे कई फील्ड में वो काम कर रही हैं जहाँ पर अभी तक पुरुषों का ही दबदबा था, तो वो निरंतर आगे बढ़ रही हैं। फिर लौटते हैं संगीत की ओर, गीत की ओर। किशोर महाजन जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले किशोर जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली खंडवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, खंडवा शहर से हूँ, जहाँ के सुविख्यात गायक किशोरदा हैं। मैं भी वहीं से हूँ और शायद गाने का जो मेरा शौक़ है किशोरदा की वजह से ही है और उनका थोड़ा बहुत अंश मुझ में ईश्वर की कृपा से आया है। जी जी, आपका नाम भी किशोर है और आप किशोरदा को जानते भी हैं, उनके गीतों को भी आप फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो करते हैं। और आपसे आपके गीतों पर भी हम बातचीत करेंगे, आपसे आपके गाने भी हम सुनेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले हम बातचीत करते हैं नीता जी से। नीता जी, हर माता पिता का क्या राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए? वो अपने अच्छे करियर का चुनाव करे, शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़े। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपने पूछा विकास जी, कि हर माता पिता का राष्ट्रीय धर्म एक हम निभाते हैं हमारे पारिवारिक धर्म, जिसमें हम हमारे परिवार को साथ में लेके चलते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे किसी अच्छी जगह पर अपनी लाइफ में पहुंच जाएं। मगर इस बीच में हर माता पिता का एक राष्ट्रीय धर्म भी होता है कि वो अपने बच्चों को देश प्रेम करना सिखाएं। ये जड़ें हमको बचपन से ही हमारे बच्चों में डालती कि हर बच्चा अपने माता पिता का ही अनुसरण करता है, उसको जैसा व्यवहार मिलता है देखता है वो वैसे ही सीखता है। हमारी सभ्यता संस्कृति हमारे चीज़ों को जैसा हम बचपन से बच्चों में सिखाएंगे समझाएंगे, वो लोग उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो हर चीज़ के साथ में हम बच्चों को पूजा करना भी सिखाएं, अपने भगवत गीता पढ़ना भी सिखाएं, सब चीज़ सिखाएं और साथ में बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरें, क्योंकि देशभक्ति यदि हमारे बच्चों में रहेगी तो आगे जाके हमारा भारत देश विश्व पटल पर वास्तव में विश्व गुरु के रूप में ही स्थापित रहेगा। बिल्कुल सही कहा नीता जी आपने, देश प्रेम की भावना बच्चों में जागृत करना बहुत ज़रूरी है। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पूर्वा राय हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं। पूर्वा जी, क्या सवाल आप करना चाहती हैं? पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार जी जी। मैं मैम से पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल, माता पिता की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गई है। तो जैसे ही बच्चा 11th में जाता है या तो उसको डमी स्कूल भेज दिया जाता है, वो माँ बाप की चॉइस होती है। आप उन अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो चूज करें कि उनके बच्चे का भविष्य इस कैरियर में बेहतर हो सकता है? वो डमी स्कूल में चला जाता है, साथ ही साथ अनेक कोचिंग ज्वाइन कर लेता है और फिर आगे चल के उस बच्चा भी भ्रमित हो जाता है कि मुझे करना क्या था। तो पहला प्रश्न तो मैडम से है कि वो उन अभिभावकों को थोड़ा सा गाइडलाइन दें। सेकेंड, जो हमारे सर हैं उनसे पूछना चाहूंगी कि संगीत तो हम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन आजकल सुना गया है कि अगर हम पशुओं को संगीत सुनाएं तो वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, वो दुधारू पशु ज्यादा दूध देते हैं। पेड़ पौधों के अंदर भी अगर हम संगीत सुनाए जाए तो वो फलदार अच्छे होते हैं, वो खुशहाल रहते हैं। तो संगीत का इन सब पर क्या महत्व है? धन्यवाद। जी, पूर्वा जी का सवाल आप दोनों से ही है। तो पहले नीता जी, मैं आपसे चाहूँगा कि उन्होंने जो सवाल पूछा है आपसे, जो बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं, जो डमी स्कूलों में जा रहे हैं, उनके लिए वो जो सवाल कर रही हैं उसका जवाब क्या है? जी पूर्वा जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जनरली यही होता है कि माँ बाप बहुत सारे सपने बच्चों के पैदा होते से ही देख लेते हैं कि हम इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको इंजीनियर बनाएंगे या इसको वकील बनाएंगे। कभी बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करते कि बच्चा क्या चाहता है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि 10वीं तक तो सब बच्चों को समान सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मगर 10वीं के बाद बच्चा जब उसको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो एक बार कैरियर काउंसलर से ज़रूर मिलें,
वो आपके बच्चे का एक टेस्ट लेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें वो आपको बता देगा कि आपके बच्चे का किस विषय के प्रति रुझान है और उस विषय के हिसाब से ही आप बच्चे को उस करियर में आगे बढ़ाइए। क्योंकि यदि बच्चा मन की चीज़ें पढ़ेगा तो वो बहुत अच्छा करेगा, और यदि बेमन से पढ़ेगा तो शायद आपका भी समय और उसकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपके सपनों को पूरा करने में चली जाएगी। तो बच्चों पे आप अपने सपने मत थोपिए, उनको उनके सपने खुद देखने दीजिए। और नीता जी, उन्होंने एक और जानकारी चाहिए कि आजकल जो कोचिंग क्लासेस और डमी स्कूलों का जो चलन बढ़ गया है, उसके बारे में भी वो पूछना चाह रही थी कि ये सब क्या हो रहा है और इनमें किस तरह का परिवर्तन जरूरी है। अभी तो हमारी नई शिक्षा नीति में डमी स्कूल्स और कोचिंग क्लासेस पे बहुत नई चीज़ें आ रही हैं। जहाँ तक है कि बच्चे अब 18 साल 16 साल की उम्र से पहले कोई बच्चा कोचिंग क्लास नहीं जाएगा, और कोचिंग क्लासेस एक स्कूल के समय में ही चलाई जाएंगी। अलग से बच्चों पे कोचिंग का प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको पहले स्कूल जाना है, स्कूल से आके कोचिंग जाना है। तो इन सब बहुत सारी चीज़ों से अब हमारे आने वाले नौनिहाल शायद मुक्त रह सकेंगे, ऐसी कामना हम भी करते हैं। और हम अभिभावकों से यही मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों की भावनाओं को समझिए और उनके साथ जुड़िए, उनसे बातें करिए और वो क्या चाहते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। जी। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी। किशोर जी, आपके सवाल का जवाब हम बाद में लेंगे, लेकिन नीता जी से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे कॉलर सुनना चाह रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। सुनील तिवारी जी इटारसी से लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है विकास जी कि मध्य प्रदेश के बच्चों को मध्य प्रदेश में ही उच्चतम करियर तलाशने के लिए नीतू सक्सेना जी क्या मार्गदर्शन देंगी ताकि मध्य प्रदेश के बच्चे बाहर न जाए? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। मध्य प्रदेश में ही अच्छा करियर भविष्य तलाशने के लिए मध्य प्रदेश में आज के समय में हमारा मध्य प्रदेश का टूरिज़्म बहुत अच्छे से अग्रसर है। नए बच्चों को रोज़गार देने के लिए, और सरकार की भी कोशिशें हैं कि नई चीज़ों को हमारे मध्य प्रदेश में आए। आईटी डेवलपमेंट भी मध्य प्रदेश में हो कि बच्चों को मध्य प्रदेश या भोपाल या मध्य प्रदेश के गाँव को छोड़ के बाहर ना जाना पड़े। बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें, व्यवसाय भी बच्चे अपने खुद के चला सकते हैं, जिसके लिए सरकार उनकी मदद भी कर रही है कि आप गवर्नमेंट की सरकार की सहायता से आप अपना खुद का व्यवसाय भी चला सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं। कुछ नए कोर्स भी आए हैं, जैसे कि आप सब जानते होंगे, एक तो हमारे राशि रत्न होते हैं जितने, उन पे भी आप एक कोर्स कर सकते हैं। हीरे के बारे में जानकारी लेकर उसकी विधा में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी नई चीज़ें हमारे मध्य प्रदेश में भी आ रही हैं कि बच्चों को मध्य प्रदेश के बाहर जाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी। नीता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सुनील जी, हम समझते हैं कि नीता जी ने जो जवाब दिया उसमें आपके सवाल का पूरा उत्तर छुपा हुआ है। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे संभावनाएं बढ़ रही हैं, कोर्सेज बढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम बढ़ रहे हैं और बच्चे अब यहीं पर पढ़कर सीखकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। किशोर जी, आप किस सिंगर को फॉलो करते हैं? मैं किशोर कुमार जी को फॉलो करता हूँ बेसिकली। और किशोर जी से आप इतने प्रभावित क्यों हैं? देखिए, किशोर कुमार जी का कहते हैं कि उन्होंने वोकल म्यूज़िक सीखा नहीं था, उसके बावजूद जो है तो उन्होंने इस कदर अपना मतलब एक स्थान बनाया है संगीत के क्षेत्र में, जो बड़े बड़े दिग्गज के बराबर या उससे भी ज़्यादा है जी। और किशोर दा की आवाज़ एक तो बहुत मीठी है, और दूसरा उन्होंने बिना सीखे कोई भी सॉन्ग हो, कोई भी गीत हो, उन्होंने इतना सिटी से गाया है, सरलता से गाया है कि हम भी उसको सुन के ये सोचते हैं कि हम भी इस तरह से गा सकते हैं। और इसीलिए मैं किशोर दा को फॉलो करता हूँ। और आज जो कुछ भी मुझे आता है 1% जी, 100% तो नहीं, 1% में अभी तक सीख पाया हूँ। किशोर दा को सुन के ही सीख पाया हूँ। जी बिल्कुल किशोर जी, आप लगातार किशोर दा को फॉलो कर रहे हैं, उनके गीत, उनके संगीतों को आप लगातार अपने जीवन में उतार रहे हैं, उनका अभ्यास कर रहे हैं, उनको लोगों के सामने पेश भी कर रहे हैं। अगला सवाल हम नीता जी से करना चाहेंगे। नीता जी, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण क्यों जरूरी है? जी सर, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण इसलिए ज़रूरी है कि सभ्यता हमारी वो होती है जो हम दिखते हैं, मगर हम अंदर से क्या हैं वो हमारी संस्कृति है। तो हमारी मूल जड़ें,
हमारा इतिहास, हमारी विरासत सब कुछ सुरक्षित रहे, इसलिए हमको हमारी संस्कृति को सहेजना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे लोग, जो भी सोशल मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया का एक प्रभाव अच्छा है कि हम बहुत सारी चीज़ों से, हमारी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, मगर दूसरा दुष्प्रभाव ये भी है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत डिटैच होती जा रही है चीज़ों से। तो हमने अभी तक हमारी संस्कृति की विरासत को सहेजने की कोशिश करी है, मगर आगे हम हमारे बच्चों को ये चीज़ें जब देंगे तभी वो इस संस्कृति को संभाल पाएंगे, क्योंकि इस हमारे भारतवर्ष की पहचान ही हमारी संस्कृति है। हम विश्व गुरु इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि हमने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को आज तक संभाला है और आगे भी हमारा देश उसी जगह पर अपना मुकाम बना के रखे, इसलिए हमारा सांस्कृतिक धरोहर को सहेज के रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा नीता जी आपने। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना बहुत ज़रूरी है और इसका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। किशोर जी, आपसे बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि आप भी खंडवा के हैं और किशोर दा भी खंडवा के हैं, जी। और आप उनका लगातार फॉलो करते रहते हैं। जी तो किशोर जी के बहुत सारे गीत आपने गुनगुनाए हैं। जी। हम चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि आज यहाँ पर भी आप स्टूडियो में भी एक गीत, किशोर जी का प्यारा सा गीत दर्शकों को सुनवाएं। जरूर जरूर। ये किशोर दा का बहुत ही गाया हुआ बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, ये देशभक्ति पैट्रियोटिक सॉन्ग है ये, जो हमारी जो भी जितनी फोर्स है, जी चाहे वो जी, पुलिस जी। फोर्स हो, चाहे आर्मी फोर्स हो, चाहे मिलिट्री फोर्स हो, चाहे जो भी हो, जो खाकी वर्दी पहने हैं, जी तो उनको एक मोटिवेट करने वाला ये सॉन्ग है जी। और मैं इसको दर्शकों को भी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा, जा जा भैया जा बेटा जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माना कहे के मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए, देखो वीर जवानों हम पहले भारतवासी, हम पहले भारतवासी, फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम पहले भारतवासी। नाम जुदा है तो क्या भारत माँ के सब बेटे हैं भाई, अब्दुल उसके बच्चों को पाले जो घर वापस राम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो न जा उसकी माँ बोली, वो बोला कम कर सकता हूँ मैं भी दुश्मन की एक गोली, जिक्र शहीदों का हो तो क्यों उनमें मेरा नाम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों। वाह, बहुत खूब बहुत किशोर जी। बढ़िया। आपके किशोर जी के गाए हुए गाने और भी जो गायक हैं उनके गाए हुए गाने, हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे इन गानों पर और अपने दर्शकों के लिए इन गीतों को आपसे सुनते रहेंगे और दर्शकों तक भी आपकी आवाज़, प्यारी सी आवाज़ हम पहुंचाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं जीवन में सही कैरियर का चुनाव कैसे करें, और सही कैरियर का चुनाव करने में साहित्य की बड़ी भूमिका होती है। और साहित्य की अगर बातचीत करें तो नदियाँ भी उनसे अछूती नहीं हैं। तो नदियों का साहित्य में क्या योगदान है, नीता जी आपसे जानना चाहेंगे।
जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा विकास जी आपने। नदियों के, मैं स्वयं को नदियों के बहुत पास महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं, नदियाँ वो होती हैं जो उनके उद्गम से उनके विलय होने तक बहती हैं, दो किनारों के बीच में सामंजस्य बैठा के। जैसे कि एक बेटी अपने मायके से विदा होके ससुराल जाती है और ससुराल और मायके दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा के अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है आखिरी समय तक। तो इसमें उसको मर्यादा में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये नदी हमको सिखाती है कि हमारी बेटियों को मर्यादा में कैसे रहना चाहिए। नीता जी, नदियों के बारे में हम अभी और आगे बातचीत करेंगे। जी, जी। इस समय एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके जी, हैं, जी, बैतूल से डीके तिवारी जी हमारे साथ लाइन पर हैं। तिवारी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूछना चाहते हैं आप नीता जी से? आप सीधे सवाल कर सकते हैं। जी तिवारी जी। तकनीकी कारणों से लगता है कॉलर हमसे जुड़ नहीं पाए। जी, जी। उनसे हम अगला सवाल अपना जब भी वो जुड़ेंगे तब उनसे फिर सवाल करेंगे। नीता जी, बात नदियों की हो रही थी। नदियाँ साहित्य में क्यों जरूरी है? और नदियाँ साहित्य में इसलिए भी जरूरी, नदियाँ हमारी सांस्कृतिक धरोहर को हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह की संस्कृति को वो अपने साथ में सहेजते हुए आगे बढ़ती हैं। हर स्टेट की अपनी अपनी जो संस्कृति है, जैसे कि हम गंगा आरती करते हैं, हम नर्मदा आरती करते हैं। तो ये हर स्टेट की, हर जगह की जो लोक कथाएँ, लोक साहित्य, नदियाँ उन सबको प्रवाह देते हुए अपने साथ ले जाती हैं। नदियाँ हिमालय की पहाड़ियों में नदियों का बचपन गुजरता है। हिमालय से वो अलहट सी उतरती हुई अपनी धरातल पे आती हैं और बहती हैं, और धीरे धीरे वो हर जहाँ से जाती हैं वहाँ की संस्कृति को खुद में साथ लेते हुए अपने समुद्र में खुद को समाहित कर देती हैं। तो जब नदियाँ बहती हैं तो उनके साथ में हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, वो सब चीज़ों को साथ में लेके चलती हैं। इसलिए हर नदी का अपना साहित्य, और यदि हम कुछ नहीं करें, सिर्फ सारी नदियों के बारे में पढ़ लें, समझ लें, तो शायद हम हमारे भारतवर्ष की पूरी भूमि में और किस किस दशा की, देश की किस स्थान की क्या क्या सभ्यता, क्या क्या संस्कृति है, हम उसको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। जी बिल्कुल सही कहा नीता जी आपने। नदियाँ और साहित्य का चोली दामन का साथ है। हाँ, एक बात मैं और कहना जी, चाहूँगी बताइए। कि जैसे कि एक परिवार में 3 बेटियां होती हैं, जी। तीनों विदा हो गई, अलग अलग घर चली जी गई नीता हैं। जी, कॉलर हमारे डीके अच्छा तिवारी जी। जी बैतूल से फिर हमसे हाँ जुड़ जी। चुके हैं। जी, जी। तो तिवारी जी, आप अपना हाँ सवाल जी। कर सकते हैं। जी हाँ जी, जी बोलिए। महिलाओं के लिए एमएससी पास है केमिस्ट्री से, उसके लिए क्या कैरियर चुना जा सकता है? सर, एमएससी पास हैं केमिस्ट्री में, तो आप इसमें बीएड करके आप शिक्षा में भी जा सकते हैं, और केमिस्ट्री से आपने एमएससी किया है तो आप केमिकल उसमें इंडस्ट्रीज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं अच्छे रोजगार के लिए। और इस बायोफार्मा, बायोटेक में भी आप अपने भविष्य को नियोजित कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का अपने आप में बहुत बड़ा आज के समय में बहुत उपयोगिता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हमारा भारत बहुत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अभी जब कोरोना के समय में भी देखा था तो शायद कोरोना वैक्सीन बनाने में हमारा भारतवर्ष नंबर 1 की पोजीशन पे रहा। तो आपको थोड़ा सा, गूगल हमको सारी सुविधाएं देता है, तो आप एक बार सर्च भी करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और इग्नो से भी आप इस विषय के बारे में जानकारी ले सकते हैं वहाँ के स्टडी सेंटर पे जाके, जो अरेरा हिल्स भोपाल में स्थापित है। जी बिल्कुल सही कहा नीता जी ने। तिवारी जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा। केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसके लिए बहुत सारी फील्ड हैं, और आजकल तो जो कोचिंग संस्थान चल रहे हैं उसमें भी केमिस्ट्री वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कई मौके हैं, उनको अच्छे पे करते हैं कोचिंग संस्थान, बड़े बड़े संस्थान उन्हें अच्छा वेतन देते हैं। और आइए अब नीता जी के बाद अगला सवाल फिर किशोर जी की ओर है मेरा। किशोर जी, आप सहायक मार्शल हैं विधानसभा में, और आप अपनी नौकरी भी करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या आपने कभी अपने गीतों को परफॉर्म किया है? जी हाँ, हमारे वहाँ पर जो राष्ट्रीय उत्सव है 26 जनवरी 15 अगस्त, तो प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें हम जरूर पार्टिसिपेट करते हैं। जी किशोर जी, किस तरह के गीत आपने अपने ऑफिस में गुनगुनाए हैं? कोई अच्छा सा गीत हो तो वो एक बार और हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। जरूर जरूर। एक डिवोशनल सॉन्ग है, जी ये मुकेश जी की वॉइस का है, जी और वेरी हार्ट टचिंग सॉन्ग। और ये सॉन्ग जो है, ये गाना जो है हर किसी के दिल को छूता है, क्योंकि इसमें जो
गीत है जो जी। लिखा है वो एकदम जीवन से जुड़ी हुई जो बात है जी वो लिखी गई है। जी, मैं बिल्कुल, इसको सुनाइए। सुनाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही अच्छा सॉन्ग है मुकेश दा का। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है, संसार की हर शय है। एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। बहुत इस बढ़िया। गाने में जी जैसा कहा है सुख दुख दो किनारे हैं, जी और आदमी को जो भी मनुष्य इस धरती पे है उनको इस सब से गुजरना ही पड़ेगा। और बस ये है कि अपने जीवन में संगीत उतारिए, गाइए और खुश रहिए। और संगीत जो है आपको परमात्मा से जोड़ने का बहुत अच्छा साधन है, और आपको इससे एक पॉजिटिव सोच मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जीवन में एक उत्साह मिलेगा, खुशी मिलेगी। तो बस गाते रहिए। जी किशोर जी, आपके सुरीले गीतों का क्रम लगातार जारी रहेगा और भी हम आपसे बहुत सारे गीत सुनेंगे। और इस समय हम बात करते हैं शिक्षा की। तो नीता जी से मेरा सवाल है। नीता जी, सोशल मीडिया आजकल समाज के हर वर्ग को प्रभावित कर रहा है। जी, जी, बच्चे हों या बड़े हों, मोबाइल पर फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी लोग उस पर लंबा समय देते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। तो ये बच्चों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है? इसके शिक्षा में क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा विकास जी आपने। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, नई नई चीज़ें आ रही हैं जो हमारे लिए लाभदायक तो हैं। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं इनसे, मगर उसका दुरुपयोग ये है कि बच्चों ने अपना जीवन शैली को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर लिया है। वो उनके जीवन शैली का है कि वो रात को देर तक अपना लगे हुए सोशल मीडिया पे, सुबह नहीं उठ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य इससे बिगड़ रहा है, उनके खान पान की समस्याएं हो रही हैं। तो मेरा बच्चों से और बच्चों के अभिभावकों से यही निवेदन है कि हम सोशल मीडिया का उपयोग तो करें, मगर उतना जितना ज़रूरी है। हम किताबों को पढ़ें, हम आपस में बातचीत करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया के कारण लोगों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। सबके हाथ में एक मोबाइल है और शायद वो पूरा समय, शायद 8 से 10-12 घंटे तक मोबाइल पे व्यतीत कर रहे हैं, जो कि उनकी आँखों के लिए, उनकी श्रवण शक्ति के लिए, सबके लिए हानिकारक है। तो सोशल मीडिया जितना लाभदायक है, शायद उसका नुकसान उससे बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चे हाथ में मोबाइल लेके अपना पूरा समय मोबाइल पे दे रहे हैं। माताएं बच्चों को खाना खिला रही हैं तो वो मोबाइल दिखा के खाना खिला रही हैं। तो ये सब चीज़ें जहाँ तक है कि ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल के बिना भी आज से बहुत सालों तक हमने बहुत अच्छी जीवन शैली को जिया है। तो मोबाइल जितना ज़रूरी है उतना आप ज़रूर उसको उपयोग में लाइए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सोशल मीडिया नुकसानदायक है, सब चीज़ों की फ़ायदे हैं, मगर यदि कोई भी चीज़ अपनी निश्चित सीमाओं में हो तो वो लाभदायक होती है, मगर अतिशयोक्ति हर चीज़ की नुकसानदायक होती है। तो बच्चों से और अभिभावकों से यही निवेदन है कि आप अपना स्क्रीन टाइम कम करें। रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले मोबाइल को खुद से दूर कर दीजिए, और सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक आप मोबाइल को अपने हाथों में ना लें। सुबह उठ के सूरज की रोशनी को देखिए, उससे आत्मसात करिए, हवा को महसूस करिए,
हमारी प्रकृति हमको इतने सारे संदेश देती है, उन सब संदेशों को समझने की कोशिश करिए। कभी कानों से उन पंछियों की, चिड़ियों की आवाज़ सुनिए, नदियों की आवाज़ सुनिए, क्योंकि ये सब आवाज़ें ये मोबाइल आपको एक दे तो सकता है, मगर जो चीज़ स्वाभाविक है उसको यदि आप अनुभव नहीं करेंगे तो शायद जीवन में आप अपना बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, पैसा बहुत कमा लेंगे, तन मन धन 3 चीज़ें आती हैं, मगर सबसे ऊपर ज़्यादा आती है कि हम कितना स्वस्थ हैं, हम कितने खुश हैं। ये मोबाइल एक ज़बरदस्ती की, जो आज रील कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक ज़बरदस्ती की होड़ में लोगों को लगा दिया गया है कि हमको कितने लाइक्स मिल रहे हैं, हमको कितने कमेंट्स मिल रहे हैं। ये लाइक और कमेंट्स की होड़ में आके एक डिप्रेशन जैसी बीमारी हो गई है, और लाइक और कमेंट्स को अचीव करने के लिए व्यक्ति किसी भी हद तक जा रहा है। ये जो एक पागलपन भी कहूँगी मैं इसको, कि आप एक पागलपन की दौड़ में सवार हो गए जिसका कहीं कोई अंत होगा ही नहीं। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए। ईश्वर ने आपको एक अच्छा जीवन दिया है, एक अच्छा समय दिया है, इस समय का सदुपयोग करिए, अपने लिए और अपने देश के लिए सही दिशा में आगे बढ़िए और अपने बच्चों को अच्छे से मार्गदर्शन। बिल्कुल सही कहा नीता जी आपने। कोरोना के समय पढ़ाई में जो बच्चों को मोबाइल दिए गए, अभिभावकों ने और स्कूल के शिक्षकों ने भी मोबाइल के जरिए पढ़ाई की, उससे जो बच्चे मोबाइल से जुड़े हैं तो इतने जुड़ गए हैं कि वो पढ़ाई को छोड़ करके अब सारा सब कुछ कर रहे हैं। वो इस पे रील बना के भेज रहे हैं, वो इस पे फेसबुक पे फ़ोटो डाल रहे हैं, अपने व्हाट्सएप पे रोज़ ऐसे संदेश आते हैं, गुड मॉर्निंग और धार्मिक संदेश बहुत सारे पहुंच रहे हैं। और बच्चे तो स्कूल से आने के बाद मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, जो निरंतर उससे जुड़े रहते हैं। माँ बाप की कई बार वो डांट का भी शिकार होते हैं, उनके गुस्से का भी शिकार होते हैं। लेकिन बच्चों को ये समझना चाहिए कि आपके अभिभावक, आपके माता पिता आपका भला चाहते हैं। आप इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया का उतना ही उपयोग करें जो आपके ज्ञान को, आपकी जानकारी को बढ़ाने में सहायक हो, ना कि उससे लगातार आप जुड़े रहें और अपनी आंखों को भी खराब करें। तो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाना आप बहुत ज़रूरी है। जी जी। किशोर जी, बात गीत और संगीत की भी हो रही है जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप गाते भी हैं, आपने गाने भी, अपने सुरीले गाने भी सुनाए, क्या कुछ स्टेज शो भी आपने किए हैं? जी, मैंने बहुत सारे स्टेज शो किए हैं, भोपाल में भी किए, बाहर भी किए हैं। और हम ये कुछ म्यूज़िकल ग्रुप हैं जी, जिनसे मैं जुड़ा हूँ, उन्हीं के माध्यम से मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। और अभी कुछ कम कर दिया है, लेकिन गाने का शौक़ जो था वो अभी भी है। जी। और स्टेज शो आपने क्या भोपाल में ही किए हैं या और बाहर जाकर भी आप कर चुके हैं? नहीं, बाहर भी किए हैं, ग्वालियर में किया है, उज्जैन में किया है, इंदौर में किया है, भोपाल में ज़्यादा किए हैं। जी जी। किशोर जी, आपने स्टेज शो भी किए हैं और आप लगातार जुड़ रहे हैं। क्या आप किसी तरह के म्यूज़िक ऐप से भी जुड़े हुए हैं? उस पर भी आप निरंतर कुछ गायन कर रहे हैं? जी जी, मैं यूट्यूब पे अपने गाने की वीडियो डालता हूँ। जी। और स्टार मेकर एक जो गाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो गाने के शौकीन हो या गाने के अच्छे गाने वाले हों या नहीं गाने वाले हों या सुनने वाले हों, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टार मेकर, जिस पे मैं डेली प्रोग्राम करता हूँ, लाइव प्रोग्राम करता हूँ 1 घंटे, और जिसमें मैं अपनी पसंद के भी गाने गाता हूँ और जो ऑडियंस मेरे साथ में रहती है वो जो भी फरमाइश करती मैं उनको सुनाता हूँ। जी बिल्कुल सही, एक अच्छा माध्यम है। जो ऐप बहुत सारे आ गए हैं जिनके जरिए आप गाने गा सकते हैं। किशोर जी, इसी बात पर हो जाए एक और गीत। जरूर जरूर। ये किशोर दा का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है जो हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ है। जी। और ये किशोर दा ने खुद लिखा है, कंपोज भी खुद ने किया है, और आई थिंक उन्होंने इस पिक्चर में काम भी किया था, एक्ट भी किया था। तो मैं इसको गाने की कोशिश करता हूँ। जी जी बिल्कुल। आई होप दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। जी। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले।
सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर, चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे, कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। क्या बात है किशोर जी, बहुत खूबसूरत आपकी सुरीली बहुत आवाज़ बढ़िया। लगातार बांधे रखती है। Thank you. ऐसा मन होता है कि लगातार आपको सुनते ही रहें, गुनगुनाते ही रहें। हमारे दर्शक भी आपके गानों को सुनकर काफ़ी आनंदित हो रहे हैं। आपके गीतों को हम लगातार सुनते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे, गीत संगीत को लेकर बातचीत करते रहेंगे। इस समय हम वापस लौटते हैं नीता जी की ओर। नीता जी, अच्छे करियर के लिए साहित्य शिक्षा जरूरी है, और जब शिक्षा की बात होती है तो क्या शिक्षा के क्षेत्र में उम्र किसी तरह की कोई बाधक है या बाधा पैदा करती है? जी, आज से कुछ समय पहले तक जबकि ये ऑनलाइन स्टडीज़ या डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज उपलब्ध नहीं थे, तब मैं कह सकती हूँ कि कहीं तक बाधा थी। मगर आज के समय में उम्र का कोई बाधा नहीं है। आप किसी भी उम्र में आप शिक्षा ले सकते हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ सकते हैं, आप डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। और ग्रामीण महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी में या वहाँ पे भी इस तरह की पढ़ाई की जाती है कि आप किसी भी समय आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। और शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, स्वयं के लिए, स्वयं के आत्मसम्मान के लिए, खुद के सभी अधिकारों को समझने के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्र का शिक्षा में कहीं से कहीं तक कोई भी बाधा नहीं है, आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं 2 लाइनों से भी यही बात कहना चाहूँगी जी, कि क्यों खो जाऊँ मैं खुद को खुद में समेट कर, क्यों खो जाऊँ मैं खुद को खुद में समेट कर, मुझे मेरे सपनों का जहान चाहिए, मिल ही जाएगी हिस्से की ज़मीन एक दिन, मुझे मेरे हिस्से का आसमान चाहिए। तो आप सब जिन्होंने जो शिक्षा से वंचित हैं, आप सब अपनी शिक्षा लीजिए और अपने अपने हिस्से का आसमान चुनने के लिए अपने पंख को परवास कर दीजिए। बिल्कुल सही कहा नीता जी आपने। जी। उम्र किसी भी तरह से बाधक नहीं है शिक्षा लेने में, कैरियर में आगे बढ़ने में। आज भी कई लोग जो नौकरी कर रहे हैं और जो अपने नौकरी का आधा पड़ाव पूरा कर चुके हैं, वो इग्नू के कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रहे हैं। वहाँ कई तरह के पाठ्यक्रम हैं जो उनकी रुचि के हैं। कई लोग ज्योतिष का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, कई लोग पत्रकारिता का पाठ्यक्रम कर रहे हैं, कई लोग MBA कर रहे हैं, और कई विविध पाठ्यक्रम इग्नू में इस समय मौजूद हैं जिनका लाभ लोग ले रहे हैं। तो उम्र कहीं भी बाधक नहीं है, बस आपके मन में इच्छा होना चाहिए कि हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। और आप किसी भी पाठ्यक्रम को, इग्नू के बहुत सारे पाठ्यक्रम हैं, उनका उपयोग कर आप अपनी शिक्षा बढ़ा सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने कैरियर को आप बदल सकते हैं, अच्छा कैरियर आप चुन सकते हैं। किशोर जी, बातचीत हो रही थी आपके गीतों की, आपके संगीत को लेकर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि जब से आपने गाना शुरू किया है, गीत संगीत की दुनिया में आप आए हैं, तो कोई यादगार क्षण जिसे आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? जी, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। अभी 3 या 4 साल पहले भोपाल में
पुरातत्व संग्रहालय के ऑडिटोरियम में हम लोगों का एक प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम 7 बजे से स्टार्ट हुआ जी और रात के 10 बजे तक चला, जिसमें मुझे भी 2-3 गाने मैंने गाए थे। जी जब प्रोग्राम मेरा एंड हुआ और हम सब जब बाहर निकले ऑडिटोरियम से, तो जो मेरी कार थी, जो पुरातत्व संग्रहालय के पार्किंग में खड़ी की थी मैंने, तो हमने देखा कि मेरी जो कार है वो एक साइड से टिल्ट हुई है, मतलब झुकी हुई है। तो बच्चों ने मुझसे कहा कि पापा गाड़ी कुछ अजीब सी लग रही है। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, चलो अब देखते हैं। तो हम जब पास में गए तो कार के एक साइड के दोनों व्हील जो है वो चोरी हो गए थे। अरे और गाड़ी जो है तो जो भी व्हील चोरी करके ले गए तो उन्होंने वैसी टिका दी थी। जी उसके बाद में हमारे जितने भी मेरे जो साथ के गाने वाले थे, ऑडियंस थी, उन्होंने भी देखा और फिर पुलिस कंप्लेंट हुई और फिर पुलिस आई। जी बहरहाल उसका कुछ हुआ नहीं। फिर दूसरे दिन में जाकर फिर वो कार अपनी किसी तरह से लेके आया था। जी किशोर जी, तो आपने ये अपने बिना मतलब मेरा लाइफ टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, लाइफ जब- टाइम याद रहने वाला ये वाकया मेरे साथ उस दिन घटा जी था जी ये। जी। तो किशोर जी, एक और गीत हो जाए हमारे अरे दर्शकों के लिए, जरूर जरूर, किशोर दा का एक बहुत ही क्योंकि आपके डिवोशनल, सुरीली आवाज में हम चाह रहे हैं कि निरंतर हम सुनते ही रहें। जरूर बहुत जरूर बढ़िया। जरूर जरूर। की आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू थैंक यू। ये किशोर दा का बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग है, डिवोशनल सॉन्ग है। जी किशोर कुमार जी की एक विशेषता थी कि जो भी सॉन्ग रहता था वो अपना बना के उसको गाते थे, चाहे वो देशभक्ति हो, चाहे वो भक्ति गाना, भक्ति गीत हो, चाहे जॉली मूड का हो, चाहे सैड मूड का हो। तो इसीलिए मैं किशोर दा को फॉलो भी करता हूँ और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ भी मुझे आ रहा है वो उन्हीं की वजह से थोड़ा बहुत मैं जी। सीख पाया हूँ। तो ये सॉन्ग मैं गाने की कोशिश कर रहा हूँ, जी। किशोर दा का है। हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, हे रे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, जिसने तुझको जन्म दिया रे, जिसने तुझको पाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। मानी मानता है और देवी देव पूजे, पीर सही देव की ने, दूध में नहलाने का, गोद में खिलाने का सुख पाया जसोदा जी ने। एक ने तुझको जीवन दिया रे, एक ने जीवन संभाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। मरने के डर से भेज दिया घर से देवकी ने रे गोकुल में, बिना दिए जन्म जसोदा बनी माता, तुझको छुपाया आंचल में। एक ने तन को रूप दिया रे, एक ने मन को ढाला कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया कन्हैया, किसको कहेगा तू मैया। वाह किशोर जी, छा गए आप तो। हमारे दर्शक बहुत जी, जी। आनंदित हो रहे हैं आपके गीतों से। आपके गीतों ने समा बांध रखा है और आपके गीत संगीत को लेकर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। जी। नीता जी, जैसा कि एक हमारे कॉलर सुनील तिवारी जी ने सवाल किया था कि मध्य प्रदेश में ही शिक्षा के संसाधन उपलब्ध हों ताकि उन्हें जी, मध्य जी। प्रदेश से बाहर जाना ना पड़े, तो अब बात मैं गाँव की कर रहा हूँ। शहरों में तो बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, लेकिन गाँव में इनकी कमी है। तो गांव-गांव में शिक्षा का अलग जगह, गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचे, इसके लिए क्या होना चाहिए? गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि गांव नहीं रहेंगे तो शायद भारत भी नहीं रहेगा। भारत को भारत रखने के लिए गांव का रहना बहुत ज़रूरी है और इसलिए ज़रूरी है, मेरा सरकार से भी निवेदन है कि नई शिक्षा पद्धति में आप गाँव में नए स्कूल, नए कॉलेज, नए हॉस्पिटल, सब चीज़ों की सुविधाएँ दीजिए
कि बच्चे अपने गांव में अपने मिट्टी से जुड़ कर के वहीं पे पढ़ सकें और उनको गांव से पलायन नहीं करना पड़े, क्योंकि आने वाले समय में जब सब बच्चे गांव से पलायन कर लेंगे तो गांव को संभालने वाला कौन रहेगा। तो हमारे गांव को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि शिक्षा और समाज को गांव के अंदर जाकर के गांव में ही बच्चों के लिए उस हिसाब से व्यवस्था करें कि बच्चे गांव में पढ़ें और उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था भी वहां पे की जाए कि वो हमारी मातृभूमि की, अपनी भूमि को रक्षा करते हुए वहीं पे अपने भविष्य को निर्धारित कर सकें। बिल्कुल सही कहा नीता जी आपने। अब सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि गांव के जो बच्चे हैं उनको स्कूल में पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। अगर स्कूल दूर है तो उसके लिए साइकिल दी जा रही है बच्चों को, और पास में ही गांव के पास ही या 2-3 गांवों के बीच में स्कूल खोले जा रहे हैं जी। अब आने वाले समय में जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े एजुकेशन संस्थान हैं, वो भी शहरों में चूंकि ज़मीन की कमी है तो वो गांव की ओर बढ़ रहे हैं, गांव के आसपास वो अपने संस्थान शुरू कर रहे हैं। इन सब का फ़ायदा आने वाले समय में ग्रामीण लोगों को मिलेगा, और जब गांव में ही बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें गांव में ही रोजगार के संसाधन भी मिलेंगे जी। और चूँकि इस समय लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में घोषित हो चुके हैं, जी। लोग नामांकन पत्र उम्मीदवार दाखिल कर रहे हैं, लेकिन हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम सब भी मतदान जरूर करें। तो आप अपने दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगी वोटिंग को लेकर? जी, मतदान मतलब मैं इसको मतदान नहीं, मैं इसको महादान बोलूँगी, क्योंकि ये एक ऐसा दान है जो कि हमारे देश का भविष्य निर्धारित करता है। मतदान करना सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप इस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए, क्योंकि जब आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करेंगे, क्योंकि हम सब उम्मीद बहुत करते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, सरकार को सरकार की जिम्मेदारी ज़रूर बताते हैं, मगर हमारी क्या जिम्मेदारी है हम इस चीज़ को नहीं समझते। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे देश का भविष्य कैसा होगा उसको हम ही निर्धारित करेंगे। तो आप मतदान जरूर कीजिए, और आपका मतदान सही दिशा में कीजिए, क्योंकि आपका आज का किया हुआ निर्णय आने वाले समय में आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। तो मेरा निवेदन है कि आप अपना मतदान बिल्कुल सोच विचार के सही दिशा में कीजिए। जी, मतदान बिल्कुल ज़रूरी है। किशोर जी, गीत संगीत में योग का क्या योगदान है? देखिए, योग जो है शरीर को स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है जी। लोग करते हैं, हम करते हैं। ऐसी संगीत भी जो है आपको निरोगी बनाने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि जब आप गाते हैं तो अपने आप में खो जाते हैं और एक तनाव से मुक्ति मिलती है। तो आदमी जब तनाव मुक्त होगा तो वो निरोगी वैसे ही हो जाएगा। इसलिए संगीत बहुत ज़रूरी है जीवन में। और आजकल तो कई जो रोगों का इलाज भी इलाज कर रहे हैं संगीत से हो रहा है। संगीत से, और संगीत से देखा होगा कई पेड़ पौधे, फसलें, काफ़ी उत्पादन उनसे बढ़ रहा है। मतलब ये कि जब इंसान पे जो प्रभाव अच्छा पड़ता है तो फसलों पर भी देखिए पड़ रहा है, और लोग उसको अपना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा किशोर जी आपने। योग में भी संगीत इस समय छाया हुआ है, और बात अगर गीत संगीत की हो रही है तो इस पर हम आगे भी लगातार बातचीत करते रहेंगे। इस समय मतदान को लेकर हम आपका भी विचार जानना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और लोग नामांकन पत्र भर ही रहे हैं। आने वाले समय में मतदान भी होने वाला है, तो क्या अपील आप हमारे दर्शकों से करना चाहेंगे कि वे मतदान करने के लिए घर से जरूर निकलें? देखिए, मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि मतदान जरूर कीजिए, लेकिन सिर्फ पार्टी या किसी दल को देख के मत कीजिए। यह व्यक्ति की जो योग्यता है, व्यक्ति में जो गुण है, उसको देख के कीजिए, क्योंकि 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है, और बाद में फिर ये ना हो कि हम बाद में पछताएं कि हमने इसको वोट देना था या उसको वोट देना था, या ऐसी सरकार बनना थी या वैसी सरकार बनना थी। ये निर्णय अब करने का आपको ये मौका मिल रहा है जो आप वोट के थ्रू कर सकते हैं। तो वोट तो ज़रूर दीजिए। गर्मी का मौसम में तो समय देख के कीजिए, सुबह कीजिए या शाम को कीजिए, लेकिन वोट ज़रूर कीजिए। और उम्मीदवार की योग्यता को देख के कीजिए। पढ़ा लिखा उम्मीदवार बिल्कुल सही कहा किशोर जी आपने। मतदान बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, आपने नीता जी से कैरियर का चुनाव कैसे करें यह जाना। वहीं हमने किशोर जी से किशोर दा के बहुत सारे गाने सुने, सुरीले गाने सुने, जिन्होंने आप सभी को आनंदित किया होगा।
तो आज के इस कार्यक्रम में आप दोनों आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही आज के नमस्कार एमपी को यहीं समेटने की अनुमति दीजिए। विकास तिवारी और पूरी टीम को नमस्कार।